राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख हैं ईश्वरीय सिद्धांत या देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें राज्य नहीं था, यानी राज्य के पूर्व की अवस्था और एक राज्य के बाद की अवस्था जब व्यक्ति ने समाज में रहना आरंभ कर दिया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रमुख रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो माने जाते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का व्यापक विवेचन किया है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विवेचन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब में किया है। सबसे पहले उसने मानव स्वभाव की व्याख्या की है। रूसो से पूर्व हॉब्स और लॉक दोनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें हॉब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव की व्याख्या की है। हॉब्स ने कहा है कि मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी होता है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर, हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। दूसरी ओर लॉक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक माना है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, और ये भावनाएं मुख्यतः 2 प्रकार की थीं। पहली आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और द्वितीय दया की भावना। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो यह मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। दूसरे शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। आदर्श बर्बर था। रूसो द्वारा जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, वह न तो हॉब्स के समान थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था में था, और न ही लॉक की शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसी थी। एक ऐसी अवस्था थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करता था। रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। वास्तव में वह एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके अनुसार आदिम मनुष्य एकांगी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थीं। वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और बड़े छोटे का
कोई भेद नहीं था। पशुओं की भांति न तो उसका कोई निश्चित घर था और ना ही कोई चिंता। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली था। उसमें सभ्य मनुष्य वाले अवगुण नहीं थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श न थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। इसका कारण यह है कि मानव जाति की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। प्राकृतिक जलवायु की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए। प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। मानव मस्तिष्क में लालच ने जन्म लिया और यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर रहता है वह उसकी हो जाए और उसके बच्चों को नई जमीन खोजने की परेशानी न करनी पड़े। इसी भावना से न पड़े और बस इस भावना के उत्पन्न होते ही संपत्ति रूपी विष मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति समाप्त हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीखा संघर्ष प्रारंभ हो गया। ताकतवर लोग, दूरदर्शी लोग ने अच्छी से अच्छी भूमि ले ली और औरों को कम व खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने आरंभ कर दिए। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। अतः इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। वो कहता है कि संभवतः ऐसी अवस्था न कभी थी और न हुई, परंतु हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक होगा। अनुबंध किस प्रकार किया गया? इस प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष आरंभ हुआ उससे निजात पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और यह सभी सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तित्व अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है।
समर्पित कर देता है तथा वह एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारंपरिक संयोग से उत्पन्न समूहों का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। धन्यवाद।